परिवर्तन एक नेचुरल प्रक्रिया है। परिवर्तन होता आया है, होता ही रहेगा। परंतु अब तक जो परिवर्तन हमने देखा, वो परिवर्तन कहीं न कहीं हमें कमजोर बनाता रहा। क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रेस अंदर बढ़ता गया, इंसान भीतर से कमजोर होता गया। अनेक प्रकार से कभी कभी टॉलरेंस के बाहर अपनी शक्तियां जाने लगी, और इसलिए कभी कभी ये भी विचार आता है, क्या यही लाइफ का मकसद था, या इसको भी हम परिवर्तन कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान सदा बीमार रहना नहीं चाहता है। फिजिकली भी एक छोटा सा सर्दी जुकाम बुखार भी आ जाए तो भी हम तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करके, भी मुझे एक दिन भी अगर बुखार में बिताना पड़ा तो बहुत कमजोरी आ जाती है, एक दिन भी बिताना नहीं चाहता है, तुरंत उसका इलाज करना हम आरंभ कर देते हैं। तो स्ट्रेस को लेकर के क्यों जीना चाहते हैं? स्ट्रेस भी सदा काल नहीं था। बचपन से लेकर के युवा अवस्था तक तो कहाँ स्ट्रेस था, कोई भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं था। लेकिन बाद में जैसे सारा स्ट्रेस आरंभ होने लगता है और धीरे धीरे वो प्रेशर इतना बढ़ जाता है जो भीतर से इंसान को खोखला और कमजोर करने लगता है, तो अब आवश्यकता है उसको पुनः हम ऐसा परिवर्तन कर दे, यानी अपने आप को ऐसा सशक्त कर दे, एम्पावर्ड कर दे, कि जिससे हम पुनः अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से हर पल को जी सके, एंजॉय कर सके। तो उसके लिए कहा जाता है कि जैसे देयर आर थ्री की प्रपोजिशंस। कौन से तीन ऐसे प्रपोजिशंस है? क्योंकि वर्तमान समय अगर मनुष्य जीवन को देखा जाए, इट्स लाइक अ सी गोइंग एडवेंचर, आई वुड से। जिस तरह से क्रिस्टोफर कोलंबस था, जब वो दुनिया के भ्रमण के लिए निकला, भारत आना था उसको, तो उसने समुद्री यात्रा चुनी। और समुद्री यात्रा जब आरंभ किया तो उस समय उसके पास कोई नक्शे नहीं थे, बट ही सेट आउट इनटू द अननोन। उसको ये भी पता नहीं था कि समुद्र के तूफान कैसे होते हैं, द साइक्लोन्स, हरिकेन्स कैसे होते हैं समुद्र के, उसका कोई ज्ञान नहीं था। उसको ये भी पता नहीं था कि समुद्र के भीतर चलने वाले अंडर करंट्स कितने पावरफुल होते हैं। और उसको ये भी पता नहीं था कि समुद्र के विशालकाय जीव कैसे होते हैं। ना ही उसकी नाव ऐसी बनी हुई थी जो इन विशालकाय जीव को हैंडल कर सके। बट ही सेट आउट इनटू द अननोन। The only thing he had with him was a compass. उसके पास एक कंपस था जो उसको दिशा बता रहा था कि किस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। और उस कंपस के सहारे वो कुछ हद तक सफल हुआ भी। लेकिन आज का मनुष्य जीवन देखे तो हम भी एक ऐसे युग में जी रहे हैं जिसको कहा जाता है अनिश्चितता का समय। इट्स एन एज ऑफ अनसर्टनिटी। और हम भी ऐसे एक अननोन भविष्य की ओर आगे बढ़ गए हैं, बढ़ रहे हैं। हमें ये भी पता नहीं है कि आने वाले भविष्य में किस प्रकार के तूफान हमारे सामने आएंगे। हमें ये भी पता नहीं है कि अपने जीवन में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप हो, वहां के अंडर करंट्स कितने पावरफुल है।
जो दिशा भटका सकता है। ये भी पता नहीं कि अपनी जीवन में कौन से कमजोरी के अंडरकरंट से, हमें ये भी पता नहीं है कि आने वाले समय में कौन से ऐसे जीव होंगे जो हमारे पीछे लग जाएंगे और उसके साथ एनकाउंटर करना पड़ेगा, ना तैयारी है हमारे पास। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पास कंपास भी नहीं है जो हमें दिशा बताए कि जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं क्या वह सही भी है या नहीं। सो वी आर टोटली एट द मर्सी ऑफ, क्या कहेंगे, वी आर टोटली एट द मर्सी ऑफ गॉड। ये भी पता नहीं भगवान कौन है। आज के युग में इतने सारे भगवान हैं, किस पर रिलाई करे, किसको ट्रस्ट करे, परिचय ही नहीं है कौन है वो। तो जिसका परिचय ही नहीं है उसके ऊपर रिलाई कैसे करेंगे बताओ। सो वी आर टोटली एट द मर्सी ऑफ टाइम, luck. We are totally at the mercy of, we are totally at the mercy of crisis. जीवन के अंदर चलते चलते जो क्राइसिस आई, इधर से आई, इधर जा रहे थे, इधर से क्राइसिस आई, रास्ता बदल दिया, इधर चलने लग पड़े। इधर से कुछ आया, फिर रास्ता बदला, इधर चलने लग पड़े। उधर से कुछ आया, फिर रास्ता बदला, यू टर्न ले लिया कहीं पर। तो दिशाहीन जीवन हो गया है। और वो दिशाहीन जीवन होने कारण हमें पता ही नहीं है कि उस भविष्य में जिस रास्ते हम चल रहे हैं क्या ये रास्ता हमें सफल बनाएगा या नहीं। और जीवन में हर कोई क्या चाहता है, सक्सेस, सक्सेसफुल होना चाहते हैं। लेकिन जब कंपास ही नहीं है तो क्या सक्सेसफुल होंगे या नहीं पता ही नहीं है। तो वी आर मोर ऑफ क्राइसिस ड्रिवन इन दिस वर्ल्ड रादर देन अ विजन ड्रिवन। हमारे पास कोई डेफिनेट विजन नहीं है। और इसलिए कहा देयर आर 3 की प्रोपोजिशंस। पहला है देयर इज नो टर्निंग बैक। Things are not going to go back to those stable patterns of the past. पहले जैसा समय आने वाला नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिनों दिन ग्लोबल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। और कंपटीशन की दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए? कंपटीशन की दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए? एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक इंडियन और एक अमेरिकन था। दोनों जंगल से गुजर रहे थे। तो इंडियन ने क्या किया, अपने जंगल बूट्स उतार दिए और रनिंग शूज पहन लिया। जैसे ही एक शेर की दहाड़ सुनी तो जंगल बूट्स उतार दिया, रनिंग शूज पहन लिया। ये देख करके वो अमेरिकन उसको पूछता है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? ये रनिंग शूज पहनने से तुम शेर से आगे दौड़ेगा? वो इंडियन कहता है, आई डोंट थिंक सो, कि मैं शेर से आगे दौड़ सकता हूं, लेकिन तेरे से तो आगे दौड़ सकता हूं। शेर तो उसका शिकार करेगा जो पीछे रह जाएगा, तो मैं तो तेरे से आगे दौड़ने के लिए जूता बदली कर रहा। तो कंपटीशन की दुनिया में सफल होने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए। और क्या अमेरिकन्स के पास नॉलेज नहीं है?
प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए, समय सूचकता। एक इंडियन के पास ऑर्डिनरी टेनिस शूज था, लेकिन उसने ये समय को समझते हुए कि भाई जंगल में अगर दौड़ना पड़ा तो टेनिस शूज तो ले लो। अमेरिकन के पास बेस्ट रनिंग शूज होगा, लेकिन उसने सोचा जंगल में इसका क्या काम। बाद में उसको महसूस हुआ रे लाना चाहिए था, मुझे भी बच जाता था। समय सूचकता बहुत आवश्यक है, क्योंकि कंपटीशन की दुनिया में अगर समय सूचकता नहीं, समय बीतने के बाद अगर होश आए, अरे मेरे पास ये था, मेरे पास ऐसा था, वैसा था, कोई काम का नहीं। उस समय उसको यूज नहीं किया। और हमारे साथी कोई साधारण सी चीज लेकर के भी आगे निकल जाएगा और हम देखते रह जाएंगे और हम सोचेंगे अरे इससे अच्छी चीज तो मेरे पास थी, लेकिन क्या फायदा, समय पर उसको यूज तो किया नहीं। फिर कितना स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है। समय सूचकता न होने के कारण स्ट्रेस तो बढ़ेगा। इसी तरह रिवोल्यूशनरी न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग इन सच अ वे, and to adapt with the changing technology is another great challenge. Disruptive social transitions, uncertainty, अनिश्चितता का समय है, increasing complexity, accelerating change, ये सब चीजें जो है बढ़ती जा रही है। So there is no turning back. पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं होता है कि पहले जैसा समय आ जाए, ये नहीं होगा। सेकंड की प्रोपोजिशन इज वी मस्ट फाइंड सम न्यू बेरिंग्स। समय के साथ आगे बढ़ने के लिए हमारे पास भी कुछ बेरिंग्स होना जरूरी है। और देखा गया है दैट द पीपल हु विल सक्सीड will have a very highly developed sense of where they are headed to and what they stand for. कहां जाना है और हम किस आधार को लेकर चल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ओल्ड रेफरेंस पॉइंट्स सब हट जाने वाले हैं, वो काम आने वाले नहीं है। मेरा पिछला अनुभव ऐसा कहता है, वो अनुभव भी काम ने नई चैलेंज आएगी तो पिछला अनुभव भी काम आने वाला नहीं है, वो भी काम नहीं आएगा। इसलिए हर बार एक नए बेरिंग्स चाहिए जिस पर हम रोल हो सके। आप सभी यहां माउंट में आए हैं, दिलवाड़ा मंदिर यहाँ का फेमस है। हो सकता है कहीं देख के भी आए होंगे, कहीं देखने जाने वाले होंगे। ये दिलवाड़ा मंदिर जब बन रहे थे तो कहा जाता कि 2 कारीगर काम कर रहे थे और उस वक्त एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। ही वॉज इन सर्च ऑफ समथिंग, कुछ ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा था? जीवन का मतलब ढूंढ रहा था। तो ये दोनों कारीगरों को जब देखता है, एक कारीगर बड़ा सीरियस होकर के काम कर रहा था, फोकस्ड एकदम। दूसरा कारीगर जो था गुनगुनाता हुआ खुश होकर के काम कर रहा था। तो वो बुजुर्ग ने सोचा कि ये जो सीरियस होकर काम कर रहा है शायद उसको जीवन का मतलब मालूम होगा, इसीलिए वो इतना फोकस्ड है। वो उसके पास जाकर के पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति ऊपर देखता है और कहता है दिखाई नहीं देता है, पत्थर तोड़ रहा हूं। गुस्सा आ रहा था उसको।
ये बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, सॉरी, आपको मैंने डिस्टर्ब कर दिया। वो आगे निकला, वो दूसरे कारीगर के पास गया जो गुनगुनाते हुए काम कर रहा था। सोचा शायद इसको जीवन का मतलब मालूम होगा, इसीलिए बड़ा खुश होकर के काम कर रहा है। उसके पास जाता है और उसको पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो? वो व्यक्ति अपना छेनी थोड़ा सा नीचे रख करके उसको कहते, बैठो, ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये मंदिर में ऐसी जगह लगने वाला है, आने वाले समय में हजारों लोग यहां आएंगे और जब ये इसको देखेंगे ना तो वो मुझे याद करेंगे। वो कौन कारीगर था, इतना सुंदर उसने बनाया। और जब मैं उस बात को सोचता हूं, मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है काम करने की, और इसलिए इतना बारीकी से मैं काम कर रहा हूं कि वो लोग आएंगे, हजारों लोग आएंगे और मुझे याद करेंगे। ये सोच करके मेरे को इतनी खुशी हो रही है। दोनों कारीगर थे। पहला व्यक्ति पत्थर तोड़ रहा था क्योंकि उसके पास कोई विजन नहीं था। दूसरा व्यक्ति के पास एक विजन था, बहुत स्पष्ट। आने वाले समय में हजारों लोग यहां आएंगे और वो मुझे याद करेंगे। कौन था वो कारीगर जिसने इतनी सुंदर कारीगरी किया है? और वो सोच करके उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। काम महत्व का नहीं है, किस एटीट्यूड से हम काम कर रहे हैं, ये महत्व का है। क्योंकि ये बेरिंग्स बन जाते हैं जो स्ट्रेस को भी रिलीज कर देता है, स्ट्रेस अंदर इकट्ठा होने नहीं देता है। पहला कारीगर इतना स्ट्रेस्ड में था कि दिन के अंत में उसके बाद उसको देखना नहीं था, बस रिलैक्स हो जाना है, अभी छोड़ देता था, उसके विषय में सोचना नहीं चाहता था। और दूसरा कारीगर जो खुशी खुशी से करता था, दिन के अंत में भी जब वो उस काम से हटता था, उसके बावजूद भी वो कारीगरी को देखता था और उसके मन में क्रिएटिव विचार आते थे कि कल और उसमें क्या डाल सकता हूं, कल इसमें और क्या ऐसे डाल दूं ताकि और वो निखर आए। हम भी अपने कार्य क्षेत्र पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सवाल हम अपने आप से पूछे, हम पत्थर तोड़ रहे हैं या एक स्पष्ट विजन है हमारे पास, क्या कर रहे हैं? क्योंकि अगर पत्थर तोड़ रहे हैं विदाउट एनी विजन, पत्थर तोड़ने जैसा ही हो गया। यू आर लेबरिंग इन योर लाइफ, यू आर लेबरिंग इन योर लाइफ। क्या जीवन भर हमें लेबर की तरह ही अपने जीवन को बिताना है? भले आप कितनी भी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई विजन स्पष्ट नहीं है तो सुबह से शाम यू आर जस्ट लेबरिंग इन योर लाइफ, और इसलिए स्ट्रेस अंदर इकट्ठा हो रहा है, चार्ज नहीं हो रहे, डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो वी मस्ट फाइंड दिस न्यू बेरिंग्स, जिससे हमारा भविष्य इतना स्पष्ट हो और हम एक कारीगर की तरह अपने भविष्य का भी उस तरीके से खुशी से निर्माण करें। गुनगुनाते हुए खुशी से जब हम निर्माण करते अपने भविष्य को, वी बिकम सक्सेसफुल। ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेस इनटू स्ट्रेंथ, ताकत बना दो उसको, हर वक्त आपको चार्ज करता रहे, ऐसी ताकत बना दो उसको। और तीसरा, डिफरेंट स्किल्स आर रिक्वायर्ड। और ये वो स्किल्स नहीं है जो आपको कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाया जाता है, नहीं, दिस आर सेल्फ मैनेजिंग स्किल्स, इंट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी,
फोकस, टॉलरेंस, ये कोई सिखाया नहीं जाता है। दिस आर टैप्ड फ्रॉम विद इन, भीतर से उसको टैप करके बाहर लाया जाता है। इसलिए कहा कि स्ट्रेस आज इतना नॉर्मल हो गया है हर कोई के लिए। छोटे बच्चे भी जब स्कूल से आते हैं, दूसरे दिन अगर उसकी एग्जाम होती है तो वो भी अपने माता पिता को कहने लगते हैं, कल एग्जाम है, हमको तो स्ट्रेस हो गया है। माँ बाप सोचते हैं उसको कौन सी जिम्मेवारी निभानी है, कौन सा उसको कमाना है, कौन सी उसकी कोई ऐसी बात है, खाली पढ़ना तो है, वो भी उसको स्ट्रेस होने लगा है। लेकिन इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कोई कहता है कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, भले वो उसको डिफाइन न कर पाए, लेकिन होता जरूर है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको प्रेशर उस बात का महसूस होने लगा है। इसलिए स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक ऐसा प्रेशर है दिमाग के ऊपर, और आपकी रेजिलियंस पावर क्षीण हो रही है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, और आंतरिक शक्ति इतनी नहीं है जो उसके साथ कोप अप कर सके। उसको कहा जाता स्ट्रेस। जब दिमाग के ऊपर विचारों का दबाव बढ़ने लगता है और आंतरिक शक्ति इतनी नहीं है जो उस दबाव को झेल सके, उसको कहते हैं तनाव, उसको कहते हैं स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस को कम करना है तो दो तरीका है। कौन से दो तरीका है? या तो प्रेशर को कम करो, या तो आंतरिक शक्ति को बढ़ाओ। दो ही तरीके हैं। प्रेशर को कम करने के लिए नजरिया बदलना पड़ेगा। हर बात को देखने के दो नजरिया होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। नेगेटिव नजरिया अपनाए तो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। लेकिन अगर नजरिया बदल दिया, पॉजिटिव नजरिया अपनाया, तो शायद वो स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और चार्ज हो जाते हैं भीतर से। और दूसरा तरीका जो कहा, आंतरिक शक्ति को बढ़ाओ। अब आंतरिक शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे? आंतरिक शक्ति को बढ़ाने का तरीका है आध्यात्मिकता, मेडिटेशन, जो भीतर से स्वयं को सशक्त करते हैं। इसीलिए कोई डिप्रेशन का पेशेंट होता है, जब वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वो इमीडिएट उसको दवाइयों पर नहीं चढ़ा देता है। वो हमेशा यही कहता है, अगर हो सकता है तो कोई प्रकार का मेडिटेशन सीखो, माइंड को रिलैक्स करो, पॉजिटिव सोचना आरंभ करो, फिर देखो जितना आप भीतर से सशक्त होते जाएंगे, उतना आपको दवाइयां लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मेडिटेशन वो चार्जर है जो हमें भीतर से चार्ज करता है, आंतरिक शक्ति हमारी बढ़ाता है। और जितनी आंतरिक शक्ति बढ़ती जाएंगी, उतना हर प्रकार के चैलेंजेस को एड्रेस करना आसान हो जाएगा, है ना? तो ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेस इनटू स्ट्रेंथ, परिवर्तन करना है तो आंतरिक शक्ति को बढ़ाना है और नजरिया बदलना है। ये दो चीज को अपना लो, देखो आपके अंदर शक्ति बनने लगती है, सशक्त होते जाते हैं और स्ट्रेस समाप्त हो जाता है। क्योंकि आज इंसान को अगर देखा जाए तो स्ट्रेस चारों ओर से है। एक स्ट्रेस उसके इंसान बीच में है, एक स्ट्रेस उसके ऊपर पास्ट का है, जो बीती बातें हैं, जिसकी मेमोरीज है, भुलाना चाहते हुए भुला नहीं पाता है। और जब भी वो व्यक्ति हाजिर हो जाता है, सामने आ जाता है, उसको देखते ही सारी पुरानी बातें, फाइलें खुलने लगती है और इतने नेगेटिव विचार शुरू हो जाते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं भूल नहीं सकता हूं, मैं कर नहीं। और ये चीज अंदर में
दिमाग के ऊपर दबाव डालने लगती है। तो एक प्रेशर पास्ट का है, दूसरा प्रेशर फ्यूचर का है। जैसे कहा एक अनिश्चितता के समय में जी रहे हैं, तो भविष्य का डर, पता नहीं ऐसा ना हो जाए, पता नहीं ऐसा ना कह दे, पता नहीं उसने ऐसा सोच लिया मेरे बारे में तो क्या होगा, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। और ये अननोन फ्यूचर के बारे में भी एक दबाव मन के ऊपर डर का क्रिएट होने लगता है। तो एक डर, एक प्रेशर पास्ट का है, एक प्रेशर फ्यूचर का है। कभी कभी दोनों प्रेशर इकट्ठे हो जाते हैं। और तीसरा और चौथा प्रेशर वर्तमान का है, इंटरनल प्रेशर जिसको कहा जाए, और एक है एक्सटर्नल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर माना मेरे ही अपने नकारात्मक विचारों का प्रेशर, और एक्सटर्नल प्रेशर माना गवर्नमेंट पॉलिसीज बदल रही है, कुछ घटनाएं ऐसी घट रही है। ये सब बातों को सोचते हुए जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है लेकिन मेरी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है। और कभी कभी ये चारों प्रेशर इकट्ठे हो जाते हैं। जब इकट्ठे हो जाते तो उसके साथ कोप अप करने की कितनी शक्ति, आंतरिक शक्ति कितनी है। जब नहीं होती है तो स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगता है, और स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो उसका इफेक्ट फिजिकल हेल्थ पर भी दिखाई देने लगते हैं। कहीं टेंशन बहुत हो गया तो माइंड अपसेट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, पॉजिटिव सोच नहीं सकते हैं, ये कैसा कर सकते हैं, ये मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकता है। अनेक प्रकार से नेगेटिव विचार घिरने लगता है। और जब ये नेगेटिव विचारों का प्रेशर बढ़ जाता है, दबाव मन के ऊपर बढ़ जाता है, तो स्ट्रेस के बाद हाइपर स्ट्रेस, हाइपर स्ट्रेस के बाद नर्वस ब्रेकडाउन, और नर्वस ब्रेकडाउन के बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन का शिकार बनते हैं। इसलिए जैसे ही स्ट्रेस लेवल आए, वो दबाव महसूस हो, एक अलार्म है कि अब मेडिटेशन यानी चार्ज करना शुरू करो, नहीं तो ये अल्टीमेटली कहाँ ले जाएगा, डिप्रेशन का शिकार बनेगा। इसलिए WHO कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में ही हर घर में एक डिप्रेशन का पेशेंट मिलेगा, हर घर के अंदर। इतनी नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। और वो नेगेटिविटी के कारण क्या होता है, परिस्थिति आती है, समस्या आती है, लेकिन जब भी समस्या परिस्थिति आती है तो वो हमसे कुछ मांग करती है, इंसानों से कुछ मांग करती है, इसकी डिमांड्स है। मानो कोई घटना घटी, कोई परिस्थिति आई, कोई समस्या आई, तो ये समस्या डिमांड करती है मनुष्य से क्या, एक रिस्पॉन्स, एक प्रतिक्रिया डिमांड करता है। और जैसे ही प्रतिक्रिया होगी, वो प्रतिक्रिया प्रभावित करते हैं हमारे व्यवहार को, इट इन्फ्लुएंसेस आवर बिहेवियर, और वो बिहेवियर जो निकलता है दैट फीड्स इनटू द प्रॉब्लम। मान लो कि प्रॉब्लम आया और उसने एक प्रतिक्रिया डिमांड की, एक रिस्पॉन्स डिमांड किया, और उस वक्त हमें गुस्सा आ जाता है। मान लो गुस्सा आ गया, अब वो गुस्सा कहां से निकलेगा, व्यवहार से निकलेगा, कर्म से निकलेगा। तो वो गुस्सा हमारे कर्म, हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, और वहां से गुस्सा बाहर निकलता है। अब व्यवहार में जब बाहर से निकला तो वो गुस्से वाला व्यवहार वो प्रॉब्लम में फीड हो जाता है, अंदर जाके शामिल हो जाता है। तो ये घटना उलझेगी या सुलझेगी, क्या होगा, उलझेगी, सुलझी तो नहीं, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिविटी घुस गई,
प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसका समाधान करने के लिए कुछ पॉजिटिव चाहिए, लेकिन नेगेटिव आ गया और नेगेटिव व्यवहार जाकर के उसमें शामिल होता है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। सुलझा तो नहीं, उलझ गया। अब जब उलझा, अगेन इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। और ज्यादा गुस्सा आया, इतनी बात भी समझ में नहीं आती है, और ज्यादा गुस्सा आया, वो गुस्सा फिर व्यवहार से बाहर निकला, फिर वो प्रॉब्लम के अंदर जाके शामिल होता है और उलझता गया, उलझता गया, उलझता गया। जिसको दुनिया में कहा जाता है, बात छोटी सी थी, राई जैसी थी, बढ़ते बढ़ते पहाड़ हो गई। किसने बनाया पहाड़? किसने बनाया पहाड़? हाँ, हमने ही बनाया ना। गलत रिस्पॉन्स दिया, इसलिए वो पहाड़ बना। हाँ, तो राई का पहाड़ या पहाड़ का राई बनाना, कोई भी घटना को किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। Nobody else is responsible, I am responsible. अब मान लो कि ये घटना आई, ये प्रॉब्लम आया, उसने जब एक प्रतिक्रिया मांगी, हमने बड़ा शांति से, प्रेम से प्रतिक्रिया दिया, वो व्यवहार जाकर के बाहर निकला, उस घटना में शामिल हुआ। ये घटना उलझेगी या सुलझेगी? सुलझ जाएगी। कभी कभी बड़े से बड़ी बात भी एक राउंड में सुलझ जाती है, और छोटी बात भी अगर सही रिस्पांस नहीं दिया तो बढ़ते 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 इतना बड़ा पहाड़ हो जाता है। फिर उस पहाड़ को सॉल्व करने के लिए वकील रखना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो टाइम, मनी, एनर्जी, रिसोर्स लगाना पड़ता है उसको सुलझाने के लिए। फिर भी सुलझेगा या नहीं सुलझेगा मालूम नहीं। बाद में हम सोचते हैं, थोड़ा शांति से अगर हैंडल किया होता था ना, तो ये बात इतनी नहीं बढ़ जाती थी। बाद में होश आता है, लेकिन नाउ इट्स टू लेट। अब शांति से नहीं कर सकते हैं। कई बार वकील भी आपको कहते हैं, अरे थोड़ा शांति से आपस में बातचीत कर लो तो हो जाएगा, सुलझ जाएगा मैटर। तब क्या कहते हैं, अब शांति से नहीं हो सकता है। क्यों? ईगो आ जाता है बीच में। अब अगर शांति से बात किया तो सामने वाला भी कहेगा, आया ना ठिकाने पर, अब तक तो बड़ी अकड़ दिखा रहा था, अब क्या हुआ? इसलिए अब शांति से नहीं होगा। हमारा ईगो है, ईगो हर्ट थोड़ी करेंगे। अब बताओ, इस कारण से नेगेटिव रिस्पांस पर नेगेटिव रिस्पांस देते गए, बात उलझती गई, उलझती गई। और ऐसे समय पर अगर कोई कहे मेडिटेशन सीखो, क्या कहेंगे? टाइम नहीं है। टाइम नहीं है मतलब व्यक्ति क्या कहना चाहता है, मैंने इतनी बातों को अपने आसपास उलझा के रखा है जिसको सुलझाने में मेरा समय जा रहा है, इसलिए मेडिटेशन या आध्यात्मिक बातें या माउंट आबू चलने का टाइम मेरे पास नहीं है। आपको भी कितनी बार कहा होगा बहनों ने, चलो माउंट आबू, चलो माउंट आबू। हर बार क्या कहा? अब टाइम नहीं है, अभी थोड़ा बिजी है। बिजी किस में है? माना इतनी बातें उलझा कर रखी है मैंने लाइफ में, इतना टेंशन चल रहा है, माना मुझे रिस्पांस देना आया ही नहीं। ये कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं ना कि हमको रिस्पांस देना नहीं आया, इसलिए इतनी बातें उलझ गई है, अब उसको सुलझाने में मेरा टाइम जा रहा है, इसलिए माउंट आबू चलने का टाइम मेरे पास नहीं है। आपके साथ और भी आने वाले थे, लास्ट मोमेंट क्या हुआ? कैंसल हो गया, नहीं आ सकते हैं। बात कुछ बिगड़ गई है, और बिगड़ गई बात तो उसको पहले मुझे हैंडल करना होगा। अरे आ जाते थे ना तो यहाँ बैठे बैठे हैंडल हो जाती थी।
है ना। यहाँ की पॉजिटिव ऊर्जा से जब वो पॉजिटिव ऊर्जा जाती थी तो शायद वो बात हैंडल हो जाती थी, लेकिन ये बात समझ नहीं पाते हैं हम। तो राई का पहाड़ बनाना या पहाड़ का राई बनाना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। तो इसलिए आगे से अगर कोई कहे मेडिटेशन सीखने के लिए चलो या सेंटर पर चलो, तो ये नहीं कहना कि मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, नहीं तो समझ जाएंगे, बहनें भी समझ जाएंगे, बहुत नेगेटिव रिस्पांस दिया होगा, तभी तो इतने बातों को उलझा कर रखा है, राइट, है ना। तो इसीलिए स्ट्रेस में आकर बातों को उलझाओ नहीं, लेकिन मेडिटेशन करके अपने माइंड को जब शांत रखेंगे तो सुलझने लगेगी, हर बिगड़ी बात भी सुलझने लगेगी। तो फायदा किस में है? मेडिटेशन करने में है या नहीं? नहीं तो बात जब उलझ जाती है ना, तो हमेशा कहा जाता है एक परिवार से बच के रहना। वो परिवार जब आ जाता है ना तो आपके परिवार को तोड़ देता है, आपके रिश्तों को तोड़ देता है। और वो परिवार कौन सा है जो आपके परिवार में घुसता है? सबसे पहले आती है मिसअंडरस्टैंडिंग। शी इज ऑलवेज फर्स्ट टू एंटर एनीबॉडीज लाइफ, but she is never alone. She is always accompanied by her companion Mr. Doubt. जहां मिसअंडरस्टैंडिंग आई वहां शंका कुशल, जरूर ऐसा होगा, जरूर मुझे पता है ना, मुझे मालूम है ना, यही होगा। होता है कि नहीं होता है? डाउट आने लगता है। और जहां ये दोनों होंगे ना, वह उनका 4 बच्चे साथ चलते हैं। सबसे पहले मास्टर जेलसी, ईर्ष्या आने लगती है, अब दिखा देंगे उसको। फिर मास्टर हेट्रेड, है ना, नफरत आने लगती है। ये व्यक्ति है ही ऐसा, इतनी नफरत आती है उसके प्रति मुझे। फिर मास्टर एनिमोसिटी, गुस्सा आने लगता है, मन में द्वेष आने लगता है। और लास्ट में कौन आता है? भारत की नेशनल गेम कौन सी है? हाँ, आजकल के जमाने में जो चल रही है। हाँ, नहीं, हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो खेली जाती है, हाँ, कुश्ती, पॉलिटिक्स, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो खेली जाती है वो है लेग पुलिंग, एक दूसरे की टांग खींचना, समय देखकर, मौका देख करके फिर जरूर टांग खींचना है। ये परिवार में इतनी यूनिटी है, जहां जाते इकट्ठे जाते हैं, रिश्ता तोड़ देते हैं, परिवार तोड़ देते हैं, सब कुछ तोड़ देता है, ऑर्गेनाइजेशन को तोड़ देता, फूट डाल देता है। इसलिए ये परिवार से सावधान। और मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे आती है? एक एक्सरसाइज करेंगे, करेंगे। अच्छा, कागज पेंसिल तो होगी आपके पास, नोटबुक आपको कल ही मिली होगी लिखने के लिए, पेन भी मिली होगी। नोटबुक पेन निकालिए, कोई छोटा सा कागज होगा तो भी चलेगा, हाँ? या आपका मोबाइल ही उसका नोटपैड खोल दो। खोल दिया सभी ने? ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लकीर खींचिए, एक लकीर खींचिए। खींच लिया सभी ने? अच्छा, अब अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। अब अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। लिख दिया? लिख दिया सभी ने? अच्छा, अब कितनों ने एक अक्षर यहां, एक अक्षर यहां लिखा? कितनों ने पहला और आखिरी यहां लिखा, पहला और आखिरी यहां लिखा, 2-2 लिखा?
हाँ, दो दो नहीं, दो दो किसने लिखा? किसी ने नहीं, एक आत्मा ने। बस हमने क्या कहा था? हमने क्या कहा था? अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो, यही कहा था। क्या कहा था? अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो, ये कहा। क्या किया आपने? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कैसे हुई? कैसे हुई? सब समझदार बैठे हैं ना, पढ़े लिखे बैठे हैं ना, समझ में नहीं आया? हाँ, एक दो को समझ में नहीं आ सकता है, समझ सकते हैं हम, सारे लोगों को समझ में नहीं आया। हाँ? अब डाउट आ रहा है मुझे, डाउट आ रहा है कि पौने घंटे से मैं जो कुछ बोल रही हूं, कितना मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। अगर एक लाइन, सिंपल लाइन है, कोई ग्रामेटिकली भी कोई कॉम्प्लिकेटेड लाइन नहीं बोली। कई बातें ऐसी होती है दुनिया में जो एक लाइन का, एक सेंटेंस का दो मतलब निकलता है, चार मतलब निकलता है, लेकिन ये तो इतना सिंपल सेंटेंस, अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो, इतनी सिंपल बात। पहला और आखिरी, पहला और आखिरी तो दो दो लिखना पड़ेगा ना। क्या कहेंगे, शिपिंग एविएशन वालों का फ्रीक्वेंसी एक ही है क्या? हाँ, इतनी यूनिटी है। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ था, आपके तरफ या मेरे तरफ? मेरा कम्युनिकेशन ठीक नहीं है? कहाँ प्रॉब्लम है, आपके तरफ या मेरे तरफ? पक्का? हाँ? अभी आपको डाउट आ रहा होगा, पढ़े लिखे लोग हम बैठे हैं, इतनी सिंपल बात कैसे समझ में नहीं आई? जरूर कोई चाल होगी बहन जी की इसमें, है ना? डाउट आ रहा है, डाउट आ रहा है कि जरूर कोई ना कोई चाल तो होगी, नहीं तो इतनी सिंपल बात हम ना समझ सके, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और अगर मैं कोई बात कम्युनिकेट करती हूं और सारे लोग अगर मिसअंडरस्टैंडिंग करे तो जवाबदारी मेरी भी है कि नहीं? अब अगर इस बात को ज्यादा खींचेंगे ना तो वो चार भी आ जाएंगे, इसलिए हाँ, यही समाप्त करना चाहिए, नहीं तो स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाएगा, ये सारा वायुमंडल को क्या कर देगा, स्ट्रेसफुल कर देगा। देखो, यहां तो बहुत इजी था आपके लिए एक्सेप्ट करना कि प्रॉब्लम हमारे तरफ था कि हम समझ नहीं पाए आपकी बात, जबकि सिंपल बात थी। लेकिन क्या प्रैक्टिकल लाइफ में हम इतनी सहजता से जिम्मेवारी लेते हैं? नहीं लेते हैं, इसलिए तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, एक्सेप्ट नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। क्या हम, मैंने नहीं समझा होगा, आप क्या कहेंगे, अरे आपने यही बात बोली थी, मेजॉरिटी देखो ना, मेजॉरिटी विंस। अगर सारे लोगों ने एक ही, तो इसका मतलब आपने ही गलत बोला था, कहेंगे कि नहीं? प्रैक्टिकल लाइफ में होता था तो झगड़ा हो जाता था, है ना? झगड़ा हो जाता था कि भाई इतने लोग थोड़ी गलत सुनेंगे, चलो मैं एक गलत सुन सकता हूं, इतने लोगों ने गलत सुना तो इसका मतलब तो आप में ही प्रॉब्लम है, आपका कम्युनिकेशन ठीक नहीं था, यही कहेंगे। और ये परिवार सहजता से इतना साइलेंटली घुस जाता है और फिर ऐसे रिश्तों में खटास पैदा कर देता है कि फिर वो रिश्ता कितना दिन आगे चलेगा मालूम नहीं। इसलिए इस परिवार से हमेशा बच के रहना आपकी फुल एनर्जी को ड्रेन कर देता है। अब जानना चाहेंगे प्रॉब्लम कहाँ था?
जानना चाहेंगे? अच्छा, तो प्रॉब्लम वहां था कि जब मैं बोल रही थी आप सुन नहीं रहे थे, आप सुन नहीं रहे थे। आप क्या कर रहे थे? आप मुझे देख रहे थे। और मैं क्या कर रही थी? मैं बोलने में बहुत क्लियर थी कि अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो, लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कन्वे कर रही थी कि अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। आपने इसको देखा ना? ये एक उंगली ने सबको मिसगाइड कर दिया और इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है ना? हाँ। पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो। आया ध्यान में? ये प्रॉब्लम क्रिएट किया। आज की दुनिया में यही होता है। व्यक्ति फोन पर बात करता है, सामने वाला देखता भी नहीं है, लेकिन हम बॉडी लैंग्वेज को यूज करने के इतने अभ्यासी हो गए हैं कि एक तीसरा व्यक्ति दूर खड़ा होकर मेरी बॉडी लैंग्वेज को देख करके पूरा मैसेज समझने का प्रयत्न करता है और फिर तीसरे को फोन करता है, अभी वही बात चल रही है, मैं देख रहा हूं ना, वही बात, वही इशारा चल रहा है। फिर आपके पास फोन आएगा, ये बात कह दी ना अपने फलाने को। अरे मैंने कहा, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे मेरे को मिल गया ना, मैसेज मिल गया कि आप यही बात कर रहे थे। अरे भाई किसको किया? मालूम नहीं किसको किया। अब फोन पर किसी से बात कर रहे थे, लेकिन किसने कहा? सारी मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी क्रिएट हो जाती है और आपको समझ में ही नहीं आता है कि मेरी बॉडी लैंग्वेज को किसी ने देखा और मैसेज को समझने का प्रयास, और इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दिया। और प्रैक्टिकल लाइफ में फिर एक्सेप्ट करना भी मुश्किल होता है कि हाँ हमारी समझने में गलती है। वहां ईगो आ जाता है, हम इतनी बात नहीं समझेंगे क्या? इतनी बात नहीं समझेंगे क्या? क्या समझते हैं आप अपने आप को? कहेंगे या नहीं? वो ईगो क्लैश होगा कि नहीं? और जब ईगो क्लैश होता है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। कितनी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, कितनी स्ट्रेंथ हमारी समाप्त हो जाती है लाइफ में। बार बार ड्रेनिंग हो रहा है, चार्जिंग हो नहीं रहा है। अब कब तक ये बैटरी चलाते रहेंगे? एक मोबाइल को भी रोज चार्ज करना पड़ता है। एक दिन चार्ज करना भूल गए तो क्या होगा? दूसरे दिन कितना फ्रस्ट्रेशन निकलता, अरे बैटरी चार्ज करना रह गया, मोबाइल चार्ज करना रह गया, अर्जेंट काम आ गया और मोबाइल ही नहीं चल रहा है। और दूसरा कोई आजकल तो मोबाइल देता भी नहीं है। भाई एक कॉल कर लेते, कहते नहीं भाई कहीं फ्रॉड कर दिया तो है, इसलिए मोबाइल देना भी नहीं चाहता है कोई। और फिर कितना फ्रस्ट्रेशन आता है लाइफ में। तो आप सोचो, एक मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं हुई एक दिन भी तो फ्रस्ट्रेशन आता है। ये बैटरी कितना सालों से यूज कर रहे हैं, कितने जन्मों से यूज कर रहे हैं, कभी चार्ज किया? नाउ इट्स हाई टाइम। इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है तो इट्स हाई टाइम कि अब हम उसको जरूर चार्ज करें। नहीं करेंगे तो आगे लाइफ मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अब हर कोई ये कहता है मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन सिखाने वाले जिसको आता है नहीं आता है वो भी मेडिटेशन दुकान खोल करके बैठ जाते हैं। हम आपको सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे पता नहीं। आता भी है, नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। विदेशों में तो इतने लोग यहां से जा रहे हैं मेडिटेशन सिखाने के लिए। सही है नहीं है, हम बस सिखाने जा रहे हैं मेडिटेशन, है ना? तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज फॉर्म ऑफ पेन। एक ऐसा दर्द है जो हमें एक संदेश देता है कि अब हमें अपनी लाइफ में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये ऐसा एक दर्द है जो हमें सूचना दे रहा है, अलार्म दे रहा है, चेंज चेंज चेंज। अगर अभी चेंज नहीं किया तो आगे जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा।
इसलिए कहा, और पेन वो मैसेंजर है जो हमें कहता है कि ये चेंज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सीखना होगा। वी हैव टू लर्न। हमने जीवन में चलते चलते बहुत कुछ ऐसी बातें सीख ली, नेगेटिव बातें सीख ली जो सीखनी नहीं चाहिए थी। अब उसको अनलर्न करना है और कुछ पॉजिटिव सीखना होगा, तभी ये चेंज हो सकेगा, नहीं तो नहीं होगा, इम्पॉसिबल। और इसलिए कहा कि अगर स्वयं को एम्पावर करना है तो 3 चीजें चाहिए। जिस तरह शरीर को भी अगर बीमार पड़ जाए, सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, डॉक्टर के पास जाएंगे, बहुत कमजोरी आ गई है, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने कहा 3 चीजें करनी है। कौन सी 3 चीजें करनी है? ठीक से भोजन लो, भोजन ठीक से खाओ, नरिश योर बॉडी विथ प्रॉपर विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो पोषण चाहिए शरीर को, वो पोषण जरूर दो आप अपने शरीर को। तो सबसे पहला कहेंगे नरिशमेंट। दूसरा फिर कहेंगे आराम करो थोड़ा, इतना लगातार काम नहीं करो, कम से कम 6 घंटा आराम तो करो। रिलैक्स योरसेल्फ। स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि रिलैक्सेशन नहीं है, तो रिलैक्स। आजकल के बच्चे भी माँ बाप को कहने लगे हैं चिल, कुल कुल और चिल, कुल और चिल है, माना रिलैक्स, इतना हाइपर नहीं हो। बच्चे कहने लगे माँ बाप को, बोलो। नहीं तो माँ बाप बच्चों को कहते थे इतना हाइपर क्यों है तुम, थोड़ा शांत, थोड़ा धैर्यता रखो। लेकिन आजकल के बच्चे कहते हैं चिल, कुल, क्या है इसमें, आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हो? कहेंगे नहीं कहेंगे? थोड़ा सा डिटैच होकर देखो तो सचमुच हम भी स्ट्रेस ले रहे हैं, रिलैक्स नहीं कर पाते अपने माइंड को। कई बार तो रात रात हमारी ऐसी निकल जाती है सोचने में, सॉल्यूशन नहीं मिलता है। और तीसरा कहा जाता है शरीर को ताकत तब मिलेगी, खाली खुराक देने से, आराम करने से नहीं, एक्सरसाइज भी चाहिए। तीनों चीज है तो एम्पावर होगा फिजिकल बॉडी। 3 चीज जरूरी है। ठीक इसी तरह मन को भी सशक्त करना है तो ये तीनों चीज चाहिए। लेकिन मन का नरिशमेंट कौन सा है? मन का नरिशमेंट है विचार। अच्छे विचार चाहिए, अच्छे विचार चाहिए। नेगेटिव विचार के सोर्स तो बहुत है ना। आज ऑफिस में भी जाएंगे और अगर किसी ने कहा भाई 5 मिनट है क्या, अरे नहीं टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत काम पड़ा है। लेकिन अगर वो व्यक्ति ने फलानी बात सुनी क्या, तो वो चाय का कप लेके खड़े हो जाएंगे, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तब काम याद नहीं आता है, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और फिर क्या करते, आधा घंटा भी निकल गया। तो नेगेटिव सोर्स बहुत है, नेगेटिव फीडिंग, इनपुट बहुत मिलता है सारे दिन में। और कहा जाता है जैसा इनपुट वैसा प्रोसेस वैसा आउटपुट। अगर इनपुट ही नेगेटिव है तो प्रोसेसिंग क्या चल रहा है, नेगेटिव, आउटपुट क्या रहेगा, नेगेटिव। इसलिए प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो नेगेटिव इनपुट के सोर्सेस बहुत है, नेगेटिव फीडिंग बहुत हो रही है हर जगह। अब देखो नेगेटिव फीडिंग चल रही है। अब कॉन्शियसली हमें अपने माइंड को पॉजिटिव फीडिंग देनी होगी। अब ये 3 दिन जो आप आए हैं यहाँ पर, सुबह से लेकर रात तक क्या मिल रहा है, पॉजिटिव फीडिंग मिल रही है। सुबह सुबह का क्लास पॉजिटिव फीडिंग मिला, अभी का क्लास पॉजिटिव फीडिंग, आने वाले सारे क्लासेस आप देखेंगे पॉजिटिव फीडिंग मिलेगा।
तो पॉजिटिव फीडिंग जितना होगा उतना अंदर में जैसे भोजन करने से थोड़ी ताकत आती है, लेकिन फिर भोजन को डाइजेस्ट भी करना पड़ता है। बिना डाइजेस्ट किए ताकत नहीं आती है। यहां भी आपको मिल रहा है, बहुत बढ़िया विचारों का भोजन मिल रहा है, लेकिन फिर एकांत में बैठ के उसको डाइजेस्ट करना जरूरी है। यानी मेडिटेशन करके रिलैक्स करना जरूरी है। जिस तरह शरीर को 6 घंटे का आराम चाहिए, मन को रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन के द्वारा उसको रिलैक्स करना जरूरी है। उस भोजन को हजम करना जरूरी है ना। तो इसीलिए मेडिटेशन भी चाहिए। आध्यात्मिक बातें वो पॉजिटिव इनपुट्स का सोर्स है, लेकिन मेडिटेशन ये माइंड को रिलैक्स करता है, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ताकि वो अच्छे विचारों को हम अपने जीवन के अंदर अप्लाई कर सके। खाली यहां तक न रहे, यहां बाउंस होकर के बाहर न निकल जाए, वो भीतर जाए। इसलिए मेडिटेशन, रिलैक्सेशन बहुत आवश्यक है। और जहां ये दो चीज है, कितना रिलैक्स, कितना मेडिटेशन करना चाहिए। कई लोग हमें पूछते हैं कितना मेडिटेशन करना चाहिए। 20 मिनट, 20 मिनट एट अ स्ट्रेच। एक टाइम में जब बैठो कम से कम 20 मिनट जरूर। क्यों मैंने 20 मिनट कहा? क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से एक व्यक्ति अगर बॉइलिंग टेम्पर गुस्सा करता है, बॉइलिंग टेम्पर गुस्सा अगर उसको आ जाए, एकदम ऐसे गुस्से में आ जाए, तो 2 घंटे की कार्य क्षमता को जला देता है ना। गुस्सा जो है 2 घंटे तक वो अपने माइंड को फोकस नहीं कर सकता है, इतना माइंड उसका डिस्टर्ब हो जाता है। वो 2 घंटे में क्या करेगा, क्या करेगा? जब माइंड काम में नहीं लग रहा है, इतने विचार उसके चलते हैं, क्या समझता है उसने ऐसा कहा ही क्यों, दिखा देंगे हम भी। इतना चल रहा है अंदर में, उबल रहा है। 2 घंटे तक अपना माइंड काम पर फोकस नहीं कर सकता है। वो 2 घंटा क्या करेगा? 10 लोगों को ढूंढेगा और 10 लोगों के सामने अपना जस्टिफिकेशन देना शुरू करेगा। अरे ये रोज ही ऐसा करता, आज तो मुझे गुस्सा करना ही पड़ा। और जब 10 लोग ये कहने वाले मिल जाते हैं, अच्छा किया उसको पाठ पढ़ाया, जरूरी था, तब जाकर के अंदर थोड़ी ठंडक होती है, मैंने कोई गलत नहीं किया, तब जाकर के रिलैक्स होता है। और अगर 10 में से एक ने कह दिया ये अच्छा नहीं किया आपने, इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत, और होते ऐसे जानबूझ के भी, आपको इतना गुस्सा ठीक नहीं है, हार्ट के ऊपर भी आपके ऊपर आएगा, है ना। इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है आपके लिए। फिर उबल गए, फिर फ्लेयर अप हो गए, और फिर फ्लेयर अप हो करके 10 मिनट तक बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे, 5 मिनट और ज्यादा बॉइलिंग टेम्पर हो गए, फिर 2 घंटा चला गया। इसलिए कहा अगर 20 मिनट गुस्सा कर लेवे ना सुबह सुबह कोई इंसान, तो 8 घंटे की कार्य क्षमता जल जाती है। आपने कभी कभी अनुभव किया होगा, कोई कोई दिन बहुत खराब जाता है, कुछ क्रिएटिव होता ही नहीं है, कोई काम नहीं किया आपने, कहते पता नहीं आज सुबह किसका मुंह देखा था, आज का दिन बहुत खराब गया। किसका देखा था? खुद का ही देखा था आईने में, है ना, और किसी का तो नहीं देखा था। एनालाइज करने लगते किसका मुंह देखा था मैंने आज, आज सुबह सुबह ही दिन मेरा इतना खराब हो गया। भूल जाते हैं सबसे पहला मुंह तो मैंने अपना ही देखा था। अब सोचो कि 20 मिनट गुस्सा करने से 8 घंटे की कार्य क्षमता जल जाती है, तो 20 मिनट का मेडिटेशन क्या करेगा, क्या करेगा? 8 घंटे की कार्य क्षमता को चार्ज कर देगा। इसलिए सुबह 20 मिनट,
8 घंटे की बैटरी चार्ज हो गई, बातें आएगी, ये नहीं कि बातें नहीं आएंगी, बातें आएंगी। लेकिन अगर आपने 20 मिनट मेडिटेशन किया है सुबह में, तो आप उन बातों में अपने आप को भी हैंडल कर सकते हैं, बात को भी हैंडल कर सकेंगे। बातें आएंगी। इंस्टेड ऑफ फ्लेयरिंग अप, गुस्से में आ जाने के बदले आप खुद को भी शांत रखेंगे, आप बात को भी शीतल कर देंगे, सामने वाले को भी शांत करेंगे। भाई शांत रहो, थोड़ा शांति से सोचो इस बात को, अगर प्रॉब्लम आ गई है तो जब आप शांति से हैंडल करेंगे तो वो बात आपको डिस्चार्ज नहीं करेगी, है ना। तो सुबह 20 मिनट, 8 घंटे की बैटरी चार्ज कर लिया, शाम को फिर 20 मिनट। क्यों? क्यों? ताकि नींद अच्छी आए। नहीं तो हैंगओवर चलता है, स्ट्रेस के कारण हैंगओवर चलता है। तो रात को सोने से पहले फिर 20 मिनट मेडिटेशन करो, माइंड को रिलैक्स कर दो, फिर देखो कितनी अच्छी नींद आती है। जो आपको गोली लेनी पड़ती है ना, गोली नहीं लेनी पड़ेगी। नींद नहीं आ रही है, गोली ले लो, गोली ले लो, नहीं, इंसोम्निया फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। इसलिए रोज रात को सोने से पहले फिर 20 मिनट। इतना टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? खुद के लिए मिलेगा। ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेस इनटू स्ट्रेंथ, उसके लिए बस 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम को कर लो। अगर ज्यादा कर सको तो और अच्छा है, लेकिन 20 मिनट तो कम से कम खुद के लिए निकालो। तो मेडिटेशन करने का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। या सोचते अभी मुझे जरूरत नहीं है? जो ऐसा सोचते अभी मुझे जरूरत नहीं है, जरा हाथ तो खड़ा करो। अभी जरूरत नहीं है? अच्छा, कोई भी नहीं, सबको इतना स्ट्रेस है। सबको रिलैक्सेशन की जरूरत है। कई बार कई लोग सोचते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है, मेरे साथी को जरूरत ज्यादा है ना। क्यों? क्योंकि वो अपना स्ट्रेस भी वहां ट्रांसफर कर देता है। तो स्ट्रेस ट्रांसफर भी ना करो, लेकिन खुद भी शांत रहो, खुद भी चार्ज रहो, दूसरे को भी चार्ज करो, है ना। कई लोग सोचते हैं भाई इतना टाइम कहां से निकालेंगे, 20 मिनट सुबह, 20 मिनट, 40 मिनट कहां से निकालेंगे? उससे तो कोई काम ना कर ले। देखो, आज से 50 साल पहले, आज से 50 साल पहले कोई जॉगिंग के लिए, जिम में, ब्रिस्क वॉकिंग के लिए सुबह सुबह निकलते थे? नहीं निकलते थे ना। सुबह सुबह एक्सरसाइज करते थे, प्राणायाम करते थे। क्यों नहीं करते थे? 50 साल पहले हमारे माता पिता को अगर देखो, कभी गए जिम में? नहीं गए। उनको स्ट्रेस नहीं होता था ऐसा? हमें ही स्ट्रेस हो जाता है। नहीं, पहले आवश्यकता इसलिए नहीं थी क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। अवेयरनेस नहीं थी। स्ट्रेस तो उस समय भी होता था, लेकिन जागृति न होने कारण सोचते थे अरे पैदल पैदल कौन जाएगा सुबह सुबह में, इतना टाइम कहाँ है, सुबह दुकान खोलनी है, सुबह ये करना है, सुबह ये ऑफिस जाना है, इतना टाइम नहीं है। लेकिन जैसे ही एक हार्ट अटैक आया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कह दिया कि देखो अगर जीना है तो सुबह आधा घंटा पैदल जाओ। टाइम मिला या नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? जागृति जैसे आई, अवेयरनेस क्रिएट हुई कि हाँ रोज सुबह ब्रिस्क वॉकिंग करना होगा या जिम जाना होगा, वहां ट्रेडमिल पर ही चल लो, और कुछ नहीं तो घर में खरीद कर लाकर रख दो, उस पर चलेंगे भले। तो टाइम निकाल कर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं?
अगर एक व्यक्ति को कहा गया, डॉक्टर ने कह दिया कि देखो सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा पैदल करना होगा, ये हार्ट अटैक एक सिग्नल आ गई कि तुम्हें अभी चलने की जरूरत है, हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया है, तो उसको यूज करना है, बर्न आउट करना है। अगर उसने डॉक्टर साहब को कह दिया, डॉक्टर साहब सुबह तो चलो निकल जाऊंगा, शाम को बड़ा मुश्किल है, या शाम को निकल जाऊंगा, सुबह नहीं होगा, तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? हाँ, डॉक्टर साहब यही कहेंगे, मरो। अगर तुम्हारे पास अपने लिए टाइम नहीं है, नोबडी कैन सेव यू, कोई बचा नहीं सकता है आपको। अगर व्यक्ति को खुद को बचना है, अच्छा जीवन क्वालिटी वाला जीना है, तो टाइम निकालेगा या नहीं निकालेगा? निकलेगा या नहीं निकलेगा? थोड़ा सा जल्दी उठेगा, जल्दी सोएगा, मैनेज कर लेता है अपने टाइम को, सुबह जल्दी आधा घंटा उठ करके निकल जाता है पैदल, टाइम मिलता है, ये नहीं कि टाइम नहीं मिलता है। लास्ट में एक कहानी सुना करके पूरा करूंगी। एक बार एक लड़का था, उसको काम चाहिए था, वो कई जगह गया काम ढूंढते हुए, सबने कह दिया नहीं नहीं हमारे पास तो कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है। आखिर एक व्यक्ति ने कहा फलाने सेठ जी के पास चले जाओ, वो तुझे काम दे सकता है। वो गया उस सेठ जी के पास, वो सेठ जी लकड़े का व्यापारी था बहुत बड़ा, तो उसके पास गया कि मुझे काम चाहिए। सेठ ने पूछा क्या काम करोगे? बोले कोई भी काम करूंगा। बोले हार्ड वर्क है करने का? बोलो करोगे? हाँ हाँ करूंगा, मैं यंग हूं, मैं कर सकता हूं। सेठ जी पीछे ले गए गोदाम में, बहुत बड़ा लकड़े का ढेर था, कहा ये लकड़े काटना है। बोलो काटोगे? हाँ काटूंगा। उसको कुल्हाड़ी पकड़ा दिया गया, बोला सुबह 9 से 5 बजे तक करके देखो, अगर तेरा काम पसंद आया तो कल से फिर तेरी नौकरी पक्की करेंगे। सारा दिन लकड़ा काटने में गया। शाम को जब सेठ जी देखने गए कि लड़के ने कितना काम किया, तो देखा 25 लकड़े काटे थे। कहा चल तेरी तो एफिशिएंसी अच्छी है, तेरी नौकरी पक्की, रोज सुबह 9 बजे आ जाने का, 5 बजे तक तेरे को लकड़ा काटना है। अच्छा ठीक है, रोज आने लगा, लकड़ा काटने लगा। 10 दिन बीता, सेठ जी ने सोचा देखे तो सही वो लड़का क्या काम कर रहा है। चक्कर लगाने गए तो देखा सारे दिन में 15 लकड़े काटे थे। का क्या बात है भाई, पहले दिन तो 25 काट दिए, आज 15 तक पहुंच गया। कहा यही तो समझ में नहीं आता है बात, कि मैं इतनी मेहनत करता हूं, लकड़े कम क्यों हो रहे? कहा और थोड़ी मेहनत करो। कहा ठीक है और मेहनत करता हूं। खूब मेहनत करने लगा और मेहनत करता गया। 10 दिन बीता, फिर सेठ जी आए देखने के लिए, क्या किया? देखा तो सारे दिन में 10 लकड़े काटे थे। कहा क्या बात है भाई, ये लकड़े कम क्यों हो रहे हैं? कहा यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि लकड़े कम क्यों हो रहे हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूं। सेठ जी अनुभवी थे। सेठ जी ने पूछा एक बात बताओ, ये 20 दिन में तुमने कुल्हाड़ी की धार कितनी बार तेज किया? का टाइम कहाँ है, सारा दिन तो लकड़ा काटता हूं। हंसी आ रही है ना? कहीं हम भी ऐसा ही कर रहे हैं? हमारी एफिशिएंसी कम हो रही है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, लेकिन ये बुद्धि की धार को तेज नहीं कर रहे हैं। धार तेज होगी मेडिटेशन से। ये रिसर्च किया गया है, साइंटिफिक रिसर्च है कि मेडिटेशन से व्यक्ति की माइंड जो है ना शार्पन हो जाती है। शार्पन योर एक्स, तो कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट निकलेगा। ये तो मेहनत भी ज्यादा कर रहे हैं, आउटपुट कम हो रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, सब मुझसे नाराज हो रहे हैं, कोई मुझे समझता नहीं, सारी हमारी शिकायतें हैं। लेकिन शार्पन योर एक्स, टाइम नहीं, पहला
वो सेठ जी ने यही कहा, सुबह सुबह जब आते हो तो सबसे पहला काम धार तेज करो, फिर देखो कम मेहनत में ज्यादा लकड़ा निकलेगा। हम भी अगर सुबह सुबह मेडिटेशन कर लेते 20 मिनट, वी शार्पन आवर एक्स, मन को शार्पन कर दो, तो कम समय में ज्यादा कंसंट्रेशन से काम होगा, अच्छा रिलेशनशिप होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होंगी, लोग आपको समझेंगे, आप लोगों को समझेंगे, ये सब बातें नेचुरल हो जाएगी। तो मेडिटेशन और आध्यात्मिकता क्या है? शार्पनिंग योर एक्स। ठीक है, ठीक है। टर्निंग स्ट्रेस इनटू स्ट्रेंथ, ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेस इनटू स्ट्रेंथ। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।